Hello students, myself Baldevankar. Welcome back to our online classes. Standard 7, Subject SS, Chapter number 1, Two Big States. In previous video, we discussed about the beginning life of King Harshvardhan and how he conquered different states and made his state Thaneswar as a large kingdom. In this video, I will teach you how King Harshvardhan administered his kingdom and he worked for the welfare of his people. So first of all, we discuss Harshvardhan reign and his administration. Harshvardhan personally supervised the administration of his state by traveling extensively to different parts of his empire. जो किंग हर्षवर्धन था वो उसके एम्पायर के जितने भी सारे एरिया थे, पार्ट थे, वहीं को पर्सनली जाके एडमिनिस्ट्रेशन का सुपरविजन करते थे. ही डिवाइडेड हिज डेली रूटीन इनटू 3 पार्ट्स. उनकी जो डेली रूटीन थी उनका उन्होंने 3 पार्ट कर दिया था. द फर्स्ट वॉज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज while the other 2 parts were devoted to public welfare and religious activity. जो पहला पार्ट था उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस का था और दूसरा जो 2 पार्ट था वो पब्लिक वेलफेयर और रिलीजियस एक्टिविटी के लिए निकाला गया था. He was so diligent in carrying out his administrative responsibility that at times he even forgot to have his meal. यानी वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में इतना बिजी रहता था कि कभी कभी वो अपना खाना भी भूल जाता था. नाउ इम्प्रिंट्स लेफ्ट बाय हर्षवर्धन. हर्षवर्धन built many rest houses, wells, stepwells, lakes, mathas and vihars and also prohibited animal slaughter. यानी हर्षवर्धन ने रेस्ट हाउसेस बनाया था, वेल्स, स्टेपवेल्स, लेक्स, मठास एंड विहार्स बनवाया था और एनिमल्स को जो लोग मार देते थे, हंटिंग करते थे, वो भी बंद करवा दिया. एवरी ईयर ही ऑर्गेनाइज ए बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट एंड एवरी 5 years ही वुड ऑर्गेनाइज ए ह्यूज रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन एट प्रयाग. वो हर साल एक बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट ऑर्गेनाइज करता था और एवरी 5 years वो बहुत बड़ी रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन एंड मीटिंग करता था जो प्रयाग में था. There would donate generously till his entire treasury was emptied and would even give away the ornaments he would be wearing at that time. यानी वो अपनी सारी प्रॉपर्टी संपत्ति वो डोनेट कर देता था और कभी कभी तो उन्होंने जो ऑर्नामेंट्स पहन के रखा था वो भी डोनेट कर देता था. द ग्रेट संस्कृत पोएट एंड राइटर बाणभट्ट एड ऑन हिज कोर्ट. उसी के टाइम पे एक बाणभट्ट नाम का संस्कृत फेमस राइटर और पोएट था. हिज फेमस वर्क्स हर्षचरित एंड कादम्बरी आर फेमस इवन टुडे. उन्होंने 2 नाटक लिखा था जिसका नाम था हर्षचरित एंड कादम्बरी, जो अभी भी फेमस है. वी कम टू नो अबाउट मैनी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ किंग हर्षवर्धन रेन फ्रॉम हर्षचरिता. जो हर्षचरित नाम की जो एक नाटक है, प्ले है, उसमें से हमको हर्षवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है. किंग हर्ष हिमसेल्फ वॉज राइटर एंड रॉट 3 plays, नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका. किंग हर्षवर्धन था वो भी बहुत बड़ा राइटर था. उन्होंने भी 3 play यानी 3 नाटक लिखा था जिसका नाम था नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका. नाउ नालंदा यूनिवर्सिटी. King Harsh extended all possible assistance to Acharya Silbhadra and made Nalanda into world famous university. उसी टाइम पे एक नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तो किंग हर्ष ने आचार्य शिलभद्रा को असिस्ट किया और नालंदा यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड फेमस कर दिया. द यूनिवर्सिटी हैड एक्सेस टू द रेवेन्यू ऑफ 100 villages गिवन टू देम बाय किंग हर्ष फॉर इट्स अपकीप एंड मेंटेनेंस. किंग हर्षवर्धन ने नालंदा यूनिवर्सिटी को मेंटेनेंस करने के लिए 100 विलेजेस दान में दे दिया था. रिन्यूड केमिस्ट आचार्य नागार्जुन हु प्रूव्ड दैट आयरन, आर्सेनिक एंड मर्क्यूरियस कुड बी यूज्ड एज मेडिसिन.
ऑल्सो बिलोंग टू नालंदा यूनिवर्सिटी। और नालंदा यूनिवर्सिटी में एक जो दूसरा भी था केमिस्ट जिसका नाम था आचार्य नागार्जुन। उन्होंने ये प्रूव किया था कि आयरन, आर्सेनिक एंड मर्क्यूरी इसमें से मेडिसिन बनती है। नाउ डिटेल अबाउट नालंदा विद्यापीठ। स्टूडेंट्स हैड टू क्लियर एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इनटू नालंदा यूनिवर्सिटी। यानी स्टूडेंट को अगर नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उनको एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ता था। वहाँ पे फ्री एजुकेशन, लॉजिंग एंड बोर्डिंग वे प्रोवाइडेड इन नालंदा यूनिवर्सिटी। यानी वहाँ पे फ्री एजुकेशन और रहने खाने का फ्री में मिलता था। द एक्सटेंसिव लाइब्रेरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज नॉन एज धर्मगंज। और वहाँ का जो लाइब्रेरी था बहुत बड़ी थी जिसका नाम था धर्मगंज। नाउ लाइफ ऑफ द पीपल। Information about the reign of King Hers is available from the writings of Chinese travel Yuan Shan। जो चाइनीज ट्रैवलर था जिसका नाम था ह्यूएन सांग, उसकी राइटिंग में से भी हमको किंग हर्स के बारे में जानकारी मिलती है कि टाउन्स एंड विलेजेस ऑफ द टाइम वेयर फोर्टिफाइड एंड ह्यूज गेटवेज एट देयर एंट्रेंस। यानी जो टाउन्स और विलेजेस था वो फोर्टिफाइड यानी किलेबंदी किए गई थी। और अगर टाउन और विलेज में एंटर होना है तो बहुत बड़ा उसका गेटवे भी रखा था। द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। जो सोसाइटी थी यानी समाज था वो 4 ग्रुप में डिवाइड किया था। और द पर्दा सिस्टम एंड इंटरकास्ट मैरिज वे नॉट रिलेवेंट एट दैट टाइम। यानी उसी टाइम पे पर्दा सिस्टम और इंटरकास्ट मैरिज सिस्टम नहीं प्रिवेलेंट थी यानी नहीं चलती थी। द कस्टम ऑफ सती, चाइल्ड मैरिज एंड पोलीगैमी हैड स्टार्टेड बाय देन। उसके बाद ये सती सिस्टम है, चाइल्ड मैरिज है और पोलीगैमी है वो सब शुरू हो गई थी। द लोकल डाइट कंसिस्टेड ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, व्हीट, राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो लोग हैं वो खाने में मिल्क, मिल्क की प्रोडक्ट, व्हीट, राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते थे। दे वर क्लीन सिंपल वाइट क्लोथ्स। वो लोग सिंपल वाइट क्लोथ्स पहनते थे। मैन वर धोतीस एंड वुमेन वर साड़ीज। देयर ऑर्नामेंट्स लाइक रिंग्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, नेकलेस वेर मेड फ्रॉम फ्लावर्स। वो लोग जो ऑर्नामेंट पहनते थे लाइक रिंग्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, नेकलेस वो सब फ्लावर में से बना रहता था। चेस एंड गेम ऑफ डाइस वेर पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। और एंटरटेनमेंट के लिए यानी मनोरंजन के लिए उसी टाइम चेस और डाइस की गेम बहुत पॉपुलर थी। एक्रोबेट्स एंड कंज्यूरर्स वेंडर फ्रॉम विलेज टू विलेज एंटरटेनिंग पीपल। और जो एक्रोबेट और कंजर होते थे वो गांव-गांव जाके पीपल को एंटरटेन यानी मनोरंजन करते थे। फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री वेयर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। जो पीपल का मेन ऑक्यूपेशन था फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। लैंड रेवेन्यू वॉज 1/6 ऑफ द प्रोडक्शन। और जो लैंड रेवेन्यू था वो प्रोडक्शन का 1/6 पार्ट किंगडम में देना पड़ता था। इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड वॉज कैरिड आउट बाय द वैश्यस। वैश्य लोग यानी जो व्यापारी लोग थे वो इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड कैरिड करते थे। A highway from Patliputra to Brugukach port was built by the state for trade and transportation of goods। उन्होंने पाटलिपुत्र से लेकर भृगुकच जो अभी का भरूच है वहाँ तक का उन्होंने हाईवे बनाया था ताकि गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो जाए। नाउ ह्यूएन सांग वो हमारे इंडिया में कब आए थे उसके बारे में। The Chinese traveler Yuan Shang visited India during Harsha's reign and studied Buddhism at Nalanda for 5 years। वो नालंदा यूनिवर्सिटी में 5 साल तक रहे थे और इंडिया का अलग अलग पार्ट का विजिट किया था। ह्यूएन सांग स्टेड इन इंडिया फॉर 15 years एंड विजिटेड डिफरेंट प्लेसेस। यानी मैंने जब भी बताया वो डिफरेंट प्लेसेस में विजिट किया। 15 साल तक वो इंडिया में रहा था। ही हैज़ डिस्क्राइब द सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ दैट टाइम। उसी टाइम की जो भी सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस कंडीशन थी वो उन्होंने बताई थी।
In 645 CE, he returned to China via Central Asia and took with him many books, relics and statues. और वो 645 में अपने कंट्री चाइना में चले गए थे और उसके साथ उन्होंने बुक्स, रेलिक्स और स्टेचू भी ले गया था। ड्यूरिंग हिज स्टे ही अटेंडेड द 6 बुद्धिस्ट रिलीजियस कांग्रेगेशन एट प्रैग, और जब वो इंडिया में रहा था तब उन्होंने 6 बुद्धिस्ट रिलीजियस कांग्रेगेशन प्रैग में अटेंड भी किया था। ह्वेन-त्सांग हैज़ नोटेड दैट, उन्होंने नोट किया था उसकी डायरी में कि देयर वेयर 100 बुद्धिस्ट मठास इन हर्ष किंगडम, हर्ष किंगडम में 100 बुद्धिस्ट मठा थे। People lived a simple, pious and peaceful life based on living by rules of good moral conduct and justice. People जो थे वो सिंपल, प्यूस और पीसफुल लाइफ जीते थे, जो अच्छे से वो लोग रूल्स ऑफ रेगुलेशन फॉलो करते थे। और चीटिंग और बीच ऑफ प्रॉमिस वेयर कंसिडर एज प्योर, और किसी को चीटिंग करना वो सिनफुल यानी पाप गिनाया जाता था। थैंक यू, आज के लिए इतना। हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो दूसरा स्टेट बाकी है वातापी, उसके बारे में जानेंगे।